नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सप्ता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। आपको बता दें कि 7,182 एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। वहीं स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, सुबह 11:30 बजे लोक भवन सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का इसमें सम्मान भी किया जाएगा। आपको ये बता दें कि यूपीएससी में 23 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। वहीं यूपीपीएससी में 95 अभ्यर्थी जो है वो चयनित हुए हैं। आज 118 चयनित अभ्यर्थी को सम्मानित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। सभी चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंडा भी इस दौरान शामिल होंगे। आपको बता दें, शाम 4 बजे लोक भवन सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 7,185 एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ये नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अश्विनी, एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे, नियुक्ति पत्र बांटेंगे, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे कार्यक्रम का आयोजन? लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो मुखिया है, उन्होंने जब जिस दिन पहले शपथ जिस दिन कहा था कि युवाओं के लिए रोजगार के लिए हर मुमकिन साधन खोले जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, हर जगह काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर उसी का नतीजा है कि साल दर साल लगातार वैकेंसीज आ रही हैं और लगातार युवाओं को नौकरी मिल रही है। यूपीएससी के थ्रू उत्तर प्रदेश में 7,182 एएनएम की वैकेंसी आई थी, जिसकी भर्ती हुई थी। पिछले भर्ती प्रक्रिया में लगभग 7 से 8 महीने लगे और उसके बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी हुई। अब जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो नियुक्ति पत्र देंगे। 11:30 बजे लोक भवन में पूरा कार्यक्रम होगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री भी वही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो लगातार देखा जा रहा है कि वैकेंसीज तो निकलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर पेपर आउट होता था, पेपर लीक होता था, कहीं ना कहीं कटिंग की बात पहले होती थी। लेकिन पिछले 5-6 सालों में इन चीजों पर रोक लगी और जो हकदार युवा है नौकरी के, सरकारी नौकरी के, उनको नौकरियां मिल रही है। जो मेहनती युवा है उनको मिल रही थी। अमूमन देखा जाता था पिछली सरकारों में सेटिंग के सहारे दूर दराज के लोग जो मेहनत करके आते थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन जिसकी बेहतर सेटिंग थी उनको नौकरी घर बैठे मिलती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसी चीजों से सब जनता उभी थी और जनता उठने के बाद से भाजपा को कहीं ना कहीं पसंद किया था और दोबारा से फिर एक लाई जनता कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ को भरोसा किया था और आज भरोसा फिर एक बार दिखाई देगा। आज 7,182 जब एएनएम जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जब नियुक्त पत्र देंगे तो कहीं ना कहीं वो झलक दिखाई देगी। चीजें जो थी वो बेहतर हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, इससे साफ तौर पर देखेगा। जी बिल्कुल। और इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की तैयारी, इसके साथ इस कार्यक्रम में कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ रहेंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो है ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ राज्य मंत्री मयंकेश्वर, इसके अलावा तमाम जो स्वास्थ्य महकमे से जुड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित हुए हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, ये दूसरा कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। 4 बजे ये लोकभवन में कार्यक्रम होगा। आज उत्तर प्रदेश अभ्युदय योजना चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी कराई जाती है। उसके थ्रू कहीं ना कहीं यूपीएससी में 23 अभ्यर्थी अभ्युदय योजना जो अंदर कोचिंग है वहां चयनित हुए। साथ ही साथ 93 जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित हुए हैं यूपीपीएससी में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों का सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो वो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे युवा हैं जिनके पास पैसा देकर के पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है, निश्चित तौर पर ऐसे युवाओं को चिन्हित किया गया था और उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं तरीके से सरकार ने कराई। तमाम जो आला अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार में है, शासन में है, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि जाकर के इन कोचिंगों में पढ़ाइए 1 घंटा 2 घंटा। निश्चित तौर पर इन कोचिंगों का जो संचालन है वो समाज कल्याण विभाग कर रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं
जब 4 बजे शाम को ये सम्मान समारोह होगा, उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा आशिम अरुण जो मंत्री हैं विभाग संबंधित विभाग के, साथ ही साथ तमाम अन्य विभाग के जो अधिकारी है मौजूद रहेंगे। जी चलिए, आईएएस कृतिका मिश्रा को भी मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। एक बेहद खास ये कार्यक्रम रहने वाला है जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि 2 जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहने वाले हैं। आज उन्नाव और रायबरेली में ब्रजेश पाठक रहेंगे। आपको बता दें दोपहर 1 बजे उन्नाव के बंगर मऊ में व्यापारी सम्मेलन होने जा रहा है। व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे ब्रजेश पाठक, ये भी जानकारी मिल रही है। दोपहर 3 बजे रायबरेली में मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, उन्नाव रायबरेली के दौरे पर ब्रजेश पाठक रहने वाले हैं। 2 जिलों का ये दौरा ब्रजेश पाठक का रहने वाला है, लेकिन इससे पहले भी वो कई जिलों का दौरा कर चुके हैं और इसी तरीके से मोर्चा सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। अब ऐसे में ब्रजेश पाठक के द्वारा क्या कुछ कहा जाएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि आज उन्नाव और रायबरेली में ब्रजेश पाठक रहने वाले हैं। कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। दोपहर 1 बजे की बात कर ली जाए तो उन्नाव के बांगर मऊ में व्यापारी सम्मेलन वो करने वाले हैं। व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और दोपहर 3 बजे रायबरेली में मोर्चा सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। असद खान हमारे संवाददाता बरेली से जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। असद, क्या कुछ कार्यक्रम आज का रहने वाला है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का और इसको लेकर कितनी तैयारियां? बिल्कुल, जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है, वही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में इसको लेकर काफी हड़कंप जरूर मचा हुआ है, क्योंकि लगातार जो शिकायतें निकल के आ रही थी स्वास्थ्य विभाग की, उसका भी संज्ञान ब्रजेश पाठक ने लिया है कि जो उसका, और कहीं ना कहीं से जो ये दौरा है वो कहीं ना कहीं मोर्चा सम्मेलन को उसमें शिरकत करेंगे और कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी भी सीएससी या जिला अस्पताल भी निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, जगह लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां उन्नाव रायबरेली दौरे पर ब्रजेश पाठक, बहुत बहुत शुक्रिया असद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण दौरा ब्रजेश पाठक का रहने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मिर्जापुर दौरा आज है। दोपहर 12 बजे मां वैष्णो कचार मिर्जापुर में मोर्चा सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोपहर 12 बजे मां वैष्णो कचार मिर्जापुर में मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और देखिए, क्योंकि मां जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी को देखते हुए लगातार जो डिप्टी सीएम है वो दौरे पे दौरा कर रहे हैं। और आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है केशव प्रसाद मौर्य का, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिर्जापुर के दौरे पर वो आज है। हालांकि आपको बता दें, आज जो कार्यक्रम रहने वाला है उसको लिए सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। लोग भी बेहद उत्साहित है, कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित हैं। और इस दौरान जब उनका संबोधन होगा तो वो क्या कुछ कहते हैं इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन इस दौरान बताया जा रहा है कि तमाम तरीके के दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए जा सकते हैं कि किस तरीके से जनता तक पहुंचा जाए और क्या कुछ कार्य आगे किए जाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज दौरा है। सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सिद्धार्थनगर के लोहिया कला भवन में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही दोपहर 1:15 पर सिद्धार्थनगर में कार्यकर्ताओं के साथ वो टिफिन बैठक भी करने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे बलरामपुर के तुलसीपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें शाम 5:30 बजे बलरामपुर के बीजेपी कार्यालय में बैठक करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है भूपेंद्र चौधरी का, उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विजन 2024 को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से तेज हो गई है। सिद्धार्थनगर बलरामपुर के दौरे पर भूपेंद्र चौधरी हैं। यहाँ कई कार्यक्रम आयोजित है जिसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे।
मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सिद्धार्थनगर के लोहिया कला भवन में प्रबुद्ध वर्ग को वो संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही दोपहर 1:15 पर सिद्धार्थनगर में कार्यकर्ताओं के साथ वो टिफिन बैठक करेंगे। दोपहर 3:30 बजे बलरामपुर के तुलसीपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। सद्दाम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। सद्दाम, क्या कुछ कार्यक्रम आज का रहने वाला है भूपेंद्र चौधरी का? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, आज सिद्धार्थनगर जिले में उनका दौरा है। सिद्धार्थनगर जिले में करीब वो 11 बजे पहुंचेंगे और 11 बजे पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल को पूरा हो गया, उसी को लेकर जो भाजपा है 1 महीने का कार्यक्रम चला रहे। उसी कार्यक्रम के तहत आज सिद्धार्थनगर जिले में जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे और 11 बजे वो लोहिया कला भवन में सबसे पहले शिरकत करेंगे, जहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होना है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सभी लोगों को बुलाया गया जो प्रबुद्ध वर्ग से है, डॉक्टर, वकील, उसके बाद व्यापारी, यानी हर तरह के लोगों को बुलाया गया। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ जो है प्रबुद्ध सम्मेलन खत्म होने के बाद फिर वो इटवा विधानसभा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर टिफिन पर जो है वो टिफिन पर भी एक बैठक की गई इटवा में। टिफिन पर बैठक करने के बाद वहां पर बीजेपी के अधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ भी बैठक करेंगे। तो सिद्धार्थनगर जिले में जो ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा है, ये बड़ा ही माना जाए। कहीं ना कहीं जो है इसको 2024 से भी देखा जाए, 2024 को भी लेकर देखा जा रहा है। जिस तरह से लगातार इस पूरे प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल को लेकर लगातार जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री हो, लगातार प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल को लेकर जनपद में आ रहे हैं और उनके 9 वर्ष के जो कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने कार्य किया उसको बता रहे हैं। और ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो बीजेपी पार्टी है वो अभी से ही जो 2024 की तैयारियों में जुट गई है। वो वहीं जो भूपेंद्र चौधरी है वो सिद्धार्थनगर जिले में 3 घंटे रहेंगे। 3 घंटे में उनका कई कार्यक्रम, फिर उसके बाद वो टिफिन बैठक कार्यक्रम के बाद जो है वो आज के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी के। आप नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। संजीव जीवा का कोर्ट रूम शूट आउट का ही पूरा मामला और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ी कार्रवाई संजीव जीवा हत्याकांड में की गई है। आपको बता दें, लापरवाही बरतने पर 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। सुरक्षा में तैनात 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सुनील दुबे, मोहम्मद खालिद और सुनील श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही अनिल सिंह, धर्मेंद्र और महिला आरक्षी निधि देवी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सभी पर कोर्ट की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप और इसके तहत ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संजीव जीवा हत्याकांड का ये पूरा मामला। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अश्विनी, 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिस तरीके से यहां पर इस कार्रवाई की दरकार थी, हालांकि 6 पुलिसकर्मी वो कौन कौन से हैं और किस तरीके की कार्रवाई यहां पर आगे अब की जाएगी? बिल्कुल, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा हत्याकांड जो कोर्ट रूम के अंदर हुआ था, कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने वाला है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला है, क्योंकि कोर्ट परिसर बहुत ही सुरक्षित जगह मानी जाती है और ऐसे में वहां पर इस तरह की वारदात होना अपने आप में सवाल है कि और दूसरा साथ जो अपराधी मारा गया है, जो व्यक्ति मारा गया, वो खुद अपने आप में बड़ा अपराधी था। वैसे में उसको इस तरीके से मारना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। सबसे पहले जो पुलिस ने कार्रवाई की है, जो 6 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात थे कोर्ट की, उनको सस्पेंड किया गया, जिसमें 5 जो पुलिसकर्मी हैं वो पुलिस लाइन से आए थे। साथ ही साथ एक पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी है, वो बजुर्गंज थाने की है, जिसको सस्पेंड किया गया। निश्चित तौर पर ये कार्रवाई का पहला दौर है। इसके बाद भी कार्रवाई के और भी दौर देखने को मिले, क्योंकि अभी जो सुरक्षा में, जो जीवा की सुरक्षा में लोग तैनात थे पुलिसकर्मी, उन पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि अभी उनका जो बयान दर्ज किया गया कल देर शाम, एसआईटी जो थी उसने 10 जो पुलिसकर्मी जीवा की सुरक्षा में तैनात थे, साथ में थे, जिनको कोर्ट में लाए थे, उनसे बयान लिया और इसके बाद उन पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही। साथ ही साथ तमाम अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जब इस तरीके से कोर्ट रूम में हत्या हो जाती है तो उसके बाद बाहर सुरक्षित व्यक्ति कितना है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के एसआईटी बहुत तेजी से काम कर रही है। 1 सप्ताह के अंदर उसको रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंपनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं पर भी जांच हो रही है। अगर बात करें लखनऊ जो सिविल कोर्ट है वहाँ की सुरक्षा की, तो अमूमन वहाँ सुरक्षा के जो इंतजाम किए जाते हैं वो नाकाफी होते हैं, क्योंकि
सबसे ज्यादा उसका विरोध जो है वहाँ अधिवक्ता ही करते हैं। अगर वहाँ पर पुलिस चेकिंग करती है तो उसका विरोध होता है। हालांकि कल जिस तरीके से अधिवक्ताओं ने अपनी मांग रखी है, अगर ये मांग पूरी होती है निश्चित तौर पर अधिवक्ताओं के लिए भी बेहतर होगा, साथ ही पुलिस के लिए, क्योंकि अधिवक्ताओं ने कहा तभी जो वैध अधिवक्ता है उनके पास जो पास बनाया जाए, साथ ही साथ उनका आई कार्ड बनाया जाए, इसके अलावा उनको अधिकृत रूप से एंट्री दी जाए, इसके अलावा तमाम अन्य व्यवस्थाएं वो की जाए। इन पर अगर बातचीत बढ़ती आगे है, सब चीज सही रहती तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो लखनऊ सिविल कोर्ट है वो अति सुरक्षित श्रेणी में आ जाएगा। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि यहाँ पर सभी कोर्ट को सुरक्षा के लिहाज से दुरुस्त रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं लखनऊ कोर्ट में हुई फायरिंग में गैंगस्टर जीवा की हत्या के बाद नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। सूरजपुर कोर्ट की सुरक्षा को लेकर आपको बता दें कि निरीक्षण किया जा रहा है। टीसीपी मुख्यालय विशाल पांडे ने कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया और साथ ही बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपको बता दें कि लखनऊ कोर्ट में हुई फायरिंग में गैंगस्टर जीवा की जो हत्या हुई थी उसके बाद नोएडा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सूरजपुर कोर्ट की सुरक्षा को लेकर यहां पर निरीक्षण किया गया। डीसीपी मुख्यालय विशाल पांडे के कोर्ट परिसर में निरीक्षण का ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारी से भी उन्होंने मुलाकात की है, चर्चा की है तमाम विषयों को लेकर। वहीं लखनऊ कोर्ट के अंदर हुए मुख्तार के करीबी जीवा की हत्या के बाद हमीरपुर पुलिस एक्शन में आई है। एसपी दीक्षा शर्मा ने कोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट में लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरों और उनके कवरेज एरिया को चेक किया और कमरे आपको बता दें कि बढ़ाने के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। साथ ही न्यायालय की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों से बातचीत का सुरक्षा के हर पॉइंट्स में सतर्क रहने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को बिना तलाशी के प्रवेश कर पूरी तरीके से लगाई रोक और कोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए सभी प्रमुख द्वारों और चौराहों पर साथ ही साथ फोर्स बढ़ाने की बात भी इस दौरान कही गई है। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज न्यायालय की सुरक्षा को मेरे द्वारा चेक किया गया था। न्यायालय सुरक्षा में जो कर्मी लगे हैं उनको भी चेक किया गया और क्या मैन पावर है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वहाँ पे कहाँ-कहाँ हम और उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इन चीज़ों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। बैगेज स्कैनर्स चेक किए गए, जितने सीसीटीवी लगे हैं उनको चेक किया। वहाँ पे कंट्रोल रूम भी बना है जिसमें कि सारे सीसीटीवीज़ का कवरेज आता है। वहाँ पर भी हमारे पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं और जो भी कमियाँ उसमें पाई जाती हैं या कहीं से भी अगर कुछ इंडिकेशन कुछ मिलता है तो तुरंत के द्वारा बताया जाता है। जो भी ड्यूटी जिस भी गेट पे मौजूद हो उनको बताया। वहीं रायबरेली लखनऊ सत्र न्यायालय में कोर्ट रूम के अंदर हुए हत्याकांड के बाद रायबरेली न्यायालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें वादकारियों के साथ ही अधिवक्ताओं की भी आईडी चेक करके न्यायालय के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। कल लखनऊ न्यायालय में कोर्ट रूम के अंदर मुख्तार अंसारी के करीबी कहे जाने वाले संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या जिसमें 1.5 साल की मासूम बच्ची सहित उसकी मां और 2 अन्य पुलिसकर्मी गोली लगने के चलते घायल हुए थे। घटना के बाद डीजीपी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी न्यायालयों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं दुर्दांत अपराधियों और बड़े नेताओं की कोर्ट में पेशी का मामला यह है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराए जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है। गैंगस्टर संजीव जीवा की पेशी के दौरान हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। आपको बता दें याचिका में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे अपराधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश करे और इसके आदेश दे दे। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे तो पेशी के दौरान निर्दोषों की जान के खतरों को रोका जा सकता है, याचिका में ये कहा गया है। और आपको बता दें अब क्या कुछ फैसला लिया जाएगा वो देखना होगा, लेकिन इसी के साथ याचिका में कहा कि ऐसा करने से सरकार का राजस्व भी बचेगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायबरेली दौरा आज है। 15 दिन में चौथी बार रायबरेली आएंगी स्मृति ईरानी, ये जानकारी मिल रही है। कई जन संवाद कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाली है और आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम रहने वाला है आज का स्मृति ईरानी का, वो 2024 के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी तमाम तरीके की तैयारियां कर रही है और इसको देखते हुए आपको बता दें कि 30 मई से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी हो गई है, जो कि 30 जून तक चलेगा और इसको देखते हुए यहां पर तमाम सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और वहां पर लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार के 9 साल का बखान भी वो करते नजर आ रहे हैं। आज क्या कुछ कहा जाता है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो 15 दिन में ऐसा चौथी बार जब वो रायबरेली आएंगी, कई जनसंवाद कार्यक्रम जिसमें शिरकत करने वाली हैं। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है, शाम 5 बजे ये बड़ी बैठक हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। बैठक में महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव इसमें शामिल हो सकते हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 5 बजे ये बड़ी बैठक, ये जानकारी मिल रही है। बैठक में महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव शामिल हो सकते हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हो सकती है, जिसपे तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है, रणनीति बनाई जा सकती है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। तो दिल्ली में बीजेपी की ये अहम और बड़ी बैठक है। 5 बजे बताया जा रहा है कि ये बैठक होनी है और इस बैठक में महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी है। जेपी नड्डा जो कि अध्यक्षता इस बैठक की करेंगे और इस दौरान जीत का मूल मंत्र यहाँ पर जेपी नड्डा के द्वारा कार्यकर्ताओं को दिया जा सकता है और इस दौरान कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके से तैयारियां की जाए। वहीं दिल्ली प्रदेश बीजेपी का नया कार्यालय बनेगा, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनेगा दिल्ली प्रदेश बीजेपी का ये कार्यालय। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी का नया कार्यालय बनेगा, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी का कार्यालय बनेगा। ये जानकारी आपको बता दें, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भूमि पूजन करेंगे और इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। जैसे ये कार्यक्रम होगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी और हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। वहीं हापुड़ के कमल डोसा रेस्टोरेंट संचालक के साथ मारपीट की वारदात सामने आई है। डोसा खाने के बाद पैसा मांगने पर डोसा संचालक ने मारपीट का आरोप लगाया है। मारपीट की वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। आए दिन रेस्टोरेंट संचालकों के साथ विवाद होता नजर आ रहा है। दुकान होने के बावजूद रेस्टोरेंट संचालकों ने सड़कों पर अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन अब ये सीसीटीवी फुटेज जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि ये अब जमकर वायरल भी हो रहा है। रेस्टोरेंट संचालक के साथ यहां मारपीट हुई है और ये देखिए मारपीट की तस्वीरें। डोसा संचालक ने मारपीट का यहां आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है। वहीं बागपत में सहायक श्रम आयुक्त का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अभद्रता करते हुए मोबाइल को जमीन पर पटकते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि सहायक श्रम आयुक्त विनीता सिंह एक ईंट भट्टे पर लेबर को बंधक बनाए जाने की सूचना पर पहुंची थी, जहां एक युवक उनसे उलझ गया। गुस्से में सहायक श्रम आयुक्त अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती नजर आई। मोबाइल फोन जमीन पर पटकते वो नजर आ रही हैं। फिलहाल वायरल वीडियो की अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी युवक पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं सहायक श्रम आयुक्त ने वायरल वीडियो में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाने के लिए वीडियो जो है वो एडिट कर बनाया गया है। सहायक श्रम आयुक्त का यह कहना है कि हर एक बिंदु पर गहनता से जांच कराई जाए, जिसके बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। हमारे फोन छीनोगे आप, तो हम नौकर है आपके, हम नौकरी कर रहे हैं आपकी।
रिकॉर्डिंग करेंगे डिलीट करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। हाँ करके दिखाओ, करो रिकॉर्डिंग डिलीट करो। हाँ सुबह कोर्ट में मैं मिलूंगा आपसे, आप रिकॉर्डिंग डिलीट करो। हमारे अधिकारी हमसे बदतमीजी करेंगे। कौन सी बदतमीजी? खबर लखनऊ से है, जहां कासिम आबिदी डीसीपी नॉर्थ का बयान सामने आया है। आपको बता दें 7 तारीख को वादी द्वारा तहरीर मिली थी कि नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति ने गलत काम किया है, उसके शव को फांसी से टांग दिया। उसके द्वारा बताया गया है कि इनकी पत्नी काम करके वापस लौटी तो घर में एक लड़के को, जिसकी उम्र लगभग 15 साल बताई जा रही है, वह घर से बाहर निकल रहा था। जब इन लोगों ने उससे पूछा, वह मौके से फरार हो गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।